हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का टॉपिक नंबर 3 क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स होते क्या है? तो वो स्टेट्स जो कि लैंग्वेज के बेसिस पर बनाए गए हैं, जैसे मराठी बोलने वाले लोगों के लिए महाराष्ट्र है, गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए गुजरात है। तो वो स्टेट्स जो कि लैंग्वेज के बेसिस पर बनाए गए हैं। लेकिन ये स्टेट्स हमें बनाने क्यों थे, इनकी बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना क्यों था? तो हमें ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो उन्होंने जो बाउंड्रीज बनाई थी वो अपने अकॉर्डिंग बनाई थी। जैसे जैसे वो जिस जिस एरिया को जीतते चले गए उसकी बाउंड्रीज एक हो गई, या फिर जहां से उनको ट्रेड करने में आसानी हुई उन्होंने वहां की बाउंड्रीज को एक प्रोविंस बना दिया। लेकिन अब हमारे लीडर्स का ये मानना था कि हमें फिर से बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना पड़ेगा और जो हमारी स्टेट बाउंड्रीज होंगी वो लैंग्वेज के बेसिस पर बनेंगी। और वो जो बाउंड्रीज होंगी वो ना केवल लैंग्वेज, उस एरिया के लैंग्वेज को दिखाएगी, उसको रिफ्लेक्ट करेगी, बल्कि कल्चर को भी दिखाएगी। तो ये हमारे लीडर्स का मानना था। हमारे लीडर्स का ये भी मानना था कि जो हम नई बाउंड्री बनाएंगे वो हमारे नेशन की यूनिटी को बिल्कुल भी अफेक्ट ना करे। हमारे लीडर्स का मानना था कि ये जो बाउंड्रीज होगी ये हमारी यूनिटी को बिल्कुल भी अफेक्ट ना करे। और यही हुआ। नागपुर सेशन हुआ था कांग्रेस का 1920 में, जब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। तब कांग्रेस ने अपने इस सेशन में कहा था कि हम लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज जो है वो अभी से बनाएंगे और उसी बेसिस पर हमारी नई नई ब्रांचेस भी खुलेंगी। लिंग्विस्टिक जोन्स हम अभी बनाएंगे और हमारी नई नई ब्रांचेस होंगी। अब कांग्रेस ने ऐसा उस टाइम पे ही कहा था और हमारे लीडर्स का भी मानना था कि जैसे ही हमें आज़ादी मिलेगी हम नए नए स्टेट्स बनाएंगे, बाउंड्रीज को रीड्रॉ करेंगे। लेकिन जैसे ही हमें आज़ादी मिली लीडर्स के थॉट भी बदल गए। जब हमें आज़ादी मिली तो हमारे लीडर्स अब ऐसा नहीं सोचते थे कि हमें एक लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना है। और ऐसा क्यों नहीं सोच रहे थे? ऐसा इसलिए नहीं सोच रहे थे क्योंकि हमारे लीडर्स को लग रहा था कि अभी अभी पार्टीशन हुआ है, हो सकता है हम नए नए स्टेट्स बनाए तो फिर से इंडिया जो है वो और छोटे छोटे भागों में कहीं टूट ना जाए। हमारे लीडर्स को ये भी डर था कि अगर हम ये नए स्टेट्स बनाने में उलझ जाएंगे तो सोशल और इकोनॉमिक जो चैलेंजेस आ रहे हैं उन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा। हमारे लीडर्स का ये भी मानना था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये प्रिंसली स्टेट्स हमारे में कुछ तो मर्ज हो गए हैं लेकिन कुछ मर्ज नहीं भी हुए हैं, तो उनके स्टेटस के बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। और चौथा, हमारे लीडर्स का मानना था कि अभी अभी तो पार्टीशन हुआ है, इसकी यादें लोगों के दिमाग में अभी भी ताज़ा है, तो हमें लिंग्विस्टिक स्टेट्स नहीं बनाना चाहिए। लेकिन ये जो नेशनल लीडरशिप का डिसीजन था इसे लोकल लीडर्स जो है वो चैलेंज कर देते हैं। कहाँ के लोकल लीडर्स? मद्रास के लोकल लीडर्स। मद्रास का जो रीजन था उसमें पहले तमिलनाडु आता था, आंध्र प्रदेश आता था, केरला आता था, कर्नाटक आता था। और हमें पता ही है तमिलनाडु की लैंग्वेज अलग है, आंध्रा की अलग है, कर्नाटक की अलग है और केरला की अलग है। तो ये रीजन जो है अलग अलग है, इनकी लैंग्वेज भी अलग अलग है। लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये एक ही प्रोविंस, एक ही स्टेट हुआ करता था, वो था मद्रास। और अभी भी हमारे लीडर्स ने कहा था कि वो लिंग्विस्टिक स्टेट्स नहीं बनाएंगे। तो इस रीजन में जो तेलुगु बोलने वाले लोग थे आंध्र प्रदेश के, उन्होंने कहा कि एक सेपरेट हमें स्टेट चाहिए जहाँ पे सिर्फ तेलुगु बोलने वाले लोग होंगे और उस स्टेट का नाम होगा आंध्रा। और इसी मूवमेंट को हम विशाल आंध्रा मूवमेंट भी कहते हैं। और इस स्टेट को बनाने में सबसे बड़ा रोल रहा पोट्टी श्रीरामुलु का। ये एक कांग्रेस लीडर थे, एक लोकल लीडर भी थे और ये एक फास्ट पे चले गए थे। इन्होंने कहा था कि जब तक गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि हम एक सेपरेट स्टेट बनाएंगे आंध्रा, तब तक ये फास्ट पर ही रहेंगे। और इन्होंने 56 डेज तक फास्ट किया। लेकिन इस फास्ट के बाद उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ होने से लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा फैल गया, लोग और ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट करने लगे। और उसके बाद लोगों के प्रेशर में आकर कुछ कुछ जगह पर मद्रास के कुछ कुछ ऐसे
तो वहाँ पर मद्रास के जो कुछ एमएलए थे जो कि इसका सपोर्ट कर रहे थे इस मूवमेंट का, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो लोगों के प्रेशर में आकर पीएम को, जवाहरलाल नेहरू को दिसंबर 1952 में आंध्रा एक सेपरेट स्टेट बनेगा इसका अनाउंसमेंट करना पड़ा। इस तरीके से आंध्रा बन गया। अब जैसे ही आंध्रा बना ऐसे ही और सारे एरिया में यह बात फैल गई और वो लोग भी सेपरेट स्टेट बनाने की मांग करने लगे। जब अलग अलग एरिया में ये बात फैल गई तो अलग अलग एरिया ने डिमांड किया कि हमें भी एक सेपरेट स्टेट चाहिए। तो इस बात के प्रेशर में आकर गवर्नमेंट ने 1953 में एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया। इस कमीशन का मेन काम यही था, ये देखना कि क्या हमें स्टेट बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना है, क्या लैंग्वेज के बेसिस पे हमें अलग अलग स्टेट बाउंड्रीज बनानी है। तो इस कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया तो इसने कहा कि हाँ, हमें लैंग्वेज के बेसिस पर अलग अलग स्टेट बनाने पड़ेंगे। और उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में और इसका रिजल्ट ये निकला कि 14 स्टेट्स बने और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी। अब हमारे जो लीडर्स थे वो डर रहे थे कि हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स कैसे बनाएंगे, लोगों में देशभक्ति की भावना कम हो जाएगी, इंडिया यूनाइट नहीं रह पाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे लीडर्स ने ये रियलाइज़ किया कि जैसे जैसे उन्होंने रीजन के क्लेम्स वो मानते गए, लोगों की डिमांड्स को मानते गए, वैसे वैसे ये सेपरेटिज्म की भावना जो है, ये देशभक्ति की भावना बढ़ती गई और अलग होने की भावना कम हो गई, लोग और ज़्यादा यूनाइट हो गए। तो इससे हमें बेनिफिट ही हुआ, इसका कोई हमें नुकसान नहीं हुआ। और लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनने के हमें बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिले, जैसे कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और लीडरशिप का नेचर जो है वो चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? अब पहले क्या होता था कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वही पॉलिटिक्स में जाते हैं, वही पार्टी में रहते हैं, वही बड़े बड़े पोजीशन पर जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी पॉलिटिक्स में आ रहे थे। तो ये सबसे बड़ा चेंज हमने देखा। स्टेट बाउंड्रीज लैंग्वेज के बेसिस पे बन रही थी, तभी तो अलग अलग लोग पॉलिटिक्स में अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग आ रहे थे। हमने देखा कि हमारी नेशनल यूनिटी जो है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिला, हम और ज़्यादा यूनाइट हो गए। बल्कि हमारे लीडर्स को ऐसा डर था कि हम यूनाइट नहीं होंगे बल्कि अलग हो जाएंगे और ज़्यादा इंडिया टूट जाएगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमने देखा कि इंडिया में कैसे डाइवर्सिटी है और ये यूनिटी विद डाइवर्सिटी वाला प्रिंसिपल कितने अच्छे से हमने फॉलो किया कि हमारे पास अलग अलग आइडियाज़ हैं, अलग अलग लोग हैं। जब हम ये कहते हैं ना कि इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहे हैं या हर किसी को वोट करने का अधिकार है, ये तो है ही। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि हमने डाइवर्सिटी भी है हमारे पास अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग रीजन से लोग हैं, तो अलग अलग आइडियाज़, अलग अलग थॉट रखने वाले भी लोग हैं। और डेमोक्रेसी में हमने सबको इक्वल ही माना है। अब हमने ये तो देखा कि लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स बने, 14 स्टेट्स बन गए, 6 यूनियन टेरिटरीज बन गई। लेकिन रीजन के बेसिस पर भी कुछ स्टेट बने थे, कल्चर जिनका अलग अलग था उस बेसिस पे भी कुछ स्टेट बने थे। जैसे 2000 में छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, झारखंड बना, ये कल्चर के बेसिस पे बने थे। तो इस तरीके से आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।